हाँ, तो पिछले वीडियो में यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे ईथर के रासायनिक गुण। तो ईथर के रासायनिक गुण में आज हमको पढ़ना है सबसे पहले ये PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ईथर जैसे हमने ले लिया डाई एथिल ईथर है ये C2H5O C2H5 और ये PCl5 से क्रिया कराते हैं इसकी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराते हैं हम इसकी। तो ये एथिल हमारे कितने हैं? दो एथिल है, तो 2 Cl इसमें जोड़ दो, एथिल क्लोराइड बन जाएगा और ये भी एक एथिल क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ PCl3 बचेगा O, तो ये बन जाएगा POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड, या उसको बोलेंगे फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ पर हमारा एथिल क्लोराइड यानी कि ये एल्किल हैलाइड है ना, ये एल्किल हो गया और ये हैलाइड हो गया। तो एल्किल हैलाइड के कितने अणु बन गए यहाँ पर? 2, एक Cl इसमें लग गया और एक Cl इसमें लग गया। तो C2H5Cl कितनी बार बना? 2 बार, 2 अणु बना, प्लस हमारा बन गया ये POCl3, इसको बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ठीक है, या इसको बोलेंगे फास्फोरिल क्लोराइड, ये भी इसका नाम है, ठीक है। तो ये PCl5। तो अगर आता है कि क्या होता है जब ईथर की अभिक्रिया PCl5 से होती है, तो ईथर कोई भी ईथर हो, जैसे डाई मेथिल ईथर होगा तो यहाँ पर मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। तो ईथर की अभिक्रिया जब हम PCl5 से कराएंगे तो एल्किल हैलाइड बनेगा, एल्किल हैलाइड यानी कि RX बनेगा, एल्किल हैलाइड, ठीक है। ये हमारा R हो गया और ये हमारा X हो गया, तो एल्किल हैलाइड हो गया ये। अगला इसमें है निर्जलीकरण, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण जो होगा वो किसके द्वारा होता है? एल्यूमिना या सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा। तो निर्जलीकरण का मतलब ये होगा कि इसमें से जल क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, निष्कासित हो जाएगा। तो जैसे अगर हम डाई एथिल ईथर लिखे हैं C2H5O C2H5, तो इसकी अभिक्रिया यहाँ निर्जलीकरण का मतलब Al2O3, एल्यूमिना कर दिया हमने, गर्म करते हैं, तो यहाँ पर एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी? एल्कीन। तो यहाँ पर इसको हम कर दें CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके कितने अणु बन जाएंगे? 2। भाई कार्बन हमारे कितने? 4 कार्बन है, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना है? ये इसको जोड़ दिया जाए तो 2 और 2 दूनी 4, और हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 यहाँ पर हो गया, 4 यहाँ पर हो गया, 8, और यहाँ पर कितना है? 10, तो H2O बन जाएगा, यानी कि ये हमारा हो गया H2O। यानी कि जब हम किसी भी ईथर का निर्जलीकरण करेंगे तो निर्जलीकरण करने पर वो क्या बनाएगी? एल्कीन बनाएगी। अब चूंकि ये डाई एथिल ईथर है तो इस एल्कीन का नाम क्या है हमारा? एथिलीन है ये। यानी कि डाई एथिल ईथर का सल्फ्यूरिक अम्ल या एल्यूमिना के द्वारा निर्जलीकरण, जल को निकाल देना है, निर्जलीकरण करने पर क्या बनेगा? एथिलीन बनेगा, क्योंकि ये डाई एथिल ईथर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि डाई एथिल ईथर का जब हम निर्जलीकरण करेंगे तो वहाँ पर क्या बनेगा? एथिलीन बनेगा, ठीक है, एथिलीन बनाना है हमको। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे डाई एथिल ईथर का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आता है, जैसे परीक्षा में आता है क्वेश्चन कि क्लोरोफार्म वाले पार्ट में तुमने पढ़ा था, उस वाले पार्ट में कि क्लोरोफार्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में अब बंद कर दिया गया है, ठीक है। शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में क्लोरोफार्म का उपयोग जो है वो बंद कर दिया गया है। तो शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में आजकल डाई एथिल ईथर का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये वायुमंडल में ऑक्सीकृत नहीं होता है, और ऑक्सीकृत अगर होगा भी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा, जो कि हमारे लिए कोई हानिकारक नहीं है। लेकिन जो क्लोरोफार्म है वो वायुमंडल में ऑक्सीकृत होकर के फास्जीन नामक विषैली गैस बनाती है, दम घोटने वाली गैस है, अधिक मात्रा में सूंघने पर उसमें व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो पहले क्लोरोफार्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता था, लेकिन उसके उस दुष्प्रभाव से बचने के लिए आजकल डाई एथिल ईथर का उपयोग किया जाता है। जब ऑपरेशन वगैरह होता है तो ऑपरेशन वगैरह करने में सबसे पहले एक आदमी को बेहोश करते हैं,
तो बेहोश करने के लिए सबसे पहले हॉस्पिटल में एक डॉक्टर होता है एनेस्थीसिया, नाम सुना है? एनेस्थीसिया का डॉक्टर, एनेस्थीसिया, वो उसका कार्य केवल ये है कि मरीज को बेहोश करना, और उतने समय के लिए बेहोश करना जितने समय में ऑपरेशन हो जाए और उसके बाद उसको होश आ जाए, उसको बोलते हैं एनेस्थीसिया का डॉक्टर। और वो आता है केवल अपना फीस लेता है एनेस्थीसिया की, बस आदमी को बेहोश करके वो उतनी देर के लिए चला जाता है। वो उसमें डाईएथिल ईथर का ही वो इंजेक्शन लगाता है, ठीक है, वो डाईएथिल ईथर है। तो आजकल जितने भी ऑपरेशन वगैरह होते हैं उसमें निश्चेतक के रूप में आदमी को बेहोश करने के लिए इसी का उपयोग करते हैं, डाईएथिल ईथर। वो पूरा समझो एक ब्रांच है, वो जैसे पहले एमबीबीएस होता है, एमबीबीएस के बाद पीजी होता है ना, तो पीजी करने में उसमें एनेस्थीसिया से वो पीजी करता है, तो उसका कार्य केवल यही है मरीज को बेहोश करना, बस एनेस्थीसिया बोलते हैं उसे, निश्चेतक करो, ठीक है। हाँ, उसके लिए उसका वो है ना कि एक स्पेशल तरीके से इंजेक्शन लगा करके उसको उतने समय में ही, मतलब जितने समय में ऑपरेशन हो जाए उतने समय ही वो बेहोश रहा है और उसके आधे घंटे बाद उसको होश आ जाए। ये नहीं कि बेहोश है तो बेहोश पड़ा है वो, ये नहीं, वो तो कोमा में चला जाएगा वैसे ही, वो खत्म हो गया फिर वो, ये भी चीज़ है ना इसमें। तो चलो ईथर को अब खत्म, देखो और ईथर का उपयोग क्या है। सबसे पहला उपयोग क्या है, मेन उपयोग इसका ये है, निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग इसका क्या है, अच्छा विलायक है ये, तेल और वसा को घोलने के लिए एक अच्छा विलायक है, तो इसका उपयोग हम विलायक के रूप में भी करते हैं। कार्बनिक यौगिकों को घोलने में या तेल और वसा को घोलने में इसका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, ये एक अच्छा विलायक है। तो ये दोनों इसके सबसे प्रमुख उपयोग हैं, ये ध्यान रखना है इसको, ठीक है, निश्चेतक के रूप में और एक उत्तम विलायक के रूप में। अब हमको इसमें पढ़ना है, बस आखिरी टॉपिक हमको इसमें पढ़ना है फिनॉल। फिनॉल की अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉल परीक्षा में बहुत आता है, ठीक है। तो सबसे पहले फिनॉल हमको पढ़ना है। तो फिनॉल का सूत्र क्या है, C6H5OH, और अगर इसका संरचना सूत्र बनाया जाए तो ये हो जाएगा यहाँ पर OH, एरोमेटिक एल्कोहल है ये, ठीक है। एलिफैटिक एल्कोहल में तुमने मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल पढ़ लिया, और ये जो फिनॉल है ये हमारा क्या है, एरोमेटिक एल्कोहल है। तो ये बनेगा कैसे, सबसे पहले इसकी प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में कैसे बनेगा ये, प्रयोगशाला विधि। तो देखो प्रयोगशाला में इसको बनाने के लिए हमको लेना है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, यहाँ पर लिख दिया हमने N2Cl, C6H5N2Cl, यानी कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है ये, ठीक है। और बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन करना है, भाप आसवन करना है, गर्म करना है, यानी कि जल अपघटन, ये ऐसे लिख सकते हैं HOH। तो जब जल अपघटन होगा तो यहाँ से ये हमारा HCl बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये OH यहाँ प्रतिस्थापित हो जाएगा और N2 यहाँ प्रतिस्थापित हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा C6H5OH, ये OH यहाँ प्रतिस्थापित हो गया और N2 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया HCl, ये HCl। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर या भाप आसवन करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का भाप आसवन करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। ये प्रयोगशाला विधि है इसकी। अब प्रयोगशाला विधि के अलावा जैसे हमने 11 में 2 कंपाउंड पढ़े हैं, बेंजीन और टालून, उसमें से भी बना लें। तो बेंजीन से कैसे बनेगा ये, तो बेंजीन से बनाने के लिए हमको क्या करना है, देखो अगर बेंजीन से कहा जाए बनाने को, बेंजीन से, तो बेंजीन देखो ये अभिक्रिया तुमने पढ़ा है, बेंजीन है ये, और बेंजीन का हैलोजनीकरण कर दें, किसी भी हैलोजन से क्रिया करा दें। तो चलो बेंजीन की हमने क्लोरीन से हैलोजनीकरण कर दिया,
तो यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, एक Cl यहाँ आएगा और यहाँ से एक H यहाँ आएगा, तो माइनस HCl निकल जाएगा ये, और एक Cl यहाँ प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन हो गया। और इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम कास्टिक सोडा NaOH से करा दें, तो यहाँ से तुम्हारा ये NaCl बन जाएगा माइनस NaCl, ये OH यहाँ प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा OH। ये वाली अभिक्रिया कहलाती है डाउ अभिक्रिया, डाउ अभिक्रिया, डाउ अभिक्रिया। इतना ध्यान देना, जैसे कहा जाए डाउ अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखी है, तो उसमें होगा क्या, क्लोरोबेंजीन कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करके फिनॉल बनाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, डाउ अभिक्रिया। तो देखो यहाँ इस स्टेप को हमने क्या किया, जोड़ा है। पहले बेंजीन लिया हमने, बेंजीन का हैलोजनीकरण कर दिया, और हैलोजनीकरण करके हमने क्या बनाया, क्लोरोबेंजीन। फिर क्लोरोबेंजीन की कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करा दी, तो ये NaCl बन गया, और ये यहाँ पर हमारा OH यहाँ पर क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया, तो ये बन गया हमारा फिनॉल, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। टॉलुइन से बनाना है हमको। अब टॉलुइन भी पढ़ा हमने 11 में, टॉलुइन, ठीक है। तो देखो थोड़ा हम पहले हिंट लिखते हैं कैसे बनाई गई है। सबसे पहले टॉलुइन लिखा हमने, टॉलुइन। टॉलुइन से पहले हम बना सकते हैं बेंजल्डिहाइड, बना सकते हैं टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड, यानी कि ये टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बना दे। फिर बेंजल्डिहाइड से हम बना सकते हैं बेंजोइक अम्ल, COOH, बेंजोइक अम्ल। फिर बेंजोइक अम्ल से हम बना सकते हैं बेंजीन, और बेंजीन से आगे इसको ऐड कर दो, बन सकता है। अब ये अभिक्रिया कैसे बनेगा, देखो ये हिंट में, ये तो हिंट है। टॉलुइन से बनाना है पहले बेंजल्डिहाइड, इटार्ड अभिक्रिया होगी ये। इटार्ड अभिक्रिया तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी है ये, इटार्ड अभिक्रिया। अब देखो इसी स्टेप में चलना है हमको, यहाँ ध्यान दो। ये टॉलुइन लिखा हमने, टॉलुइन में ऊपर क्या लगेगा, CH3, ठीक है। टॉलुइन का क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड उत्प्रेरक के द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। तो यहाँ पर CH, एक O यहाँ ऐड कर दो, CHO हो जाएगा। यहाँ पर H2 बचेगा, O बचेगा, तो यानी कि यहाँ से माइनस H2O क्या निकल जाए, हो जाए, निकल जाएगा ये। और यहाँ पर बन जाएगा ये क्या हुआ, CHO। ये अभिक्रिया कौन सी है, इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ठीक। अब उसके बाद में एल्डिहाइड को परिवर्तित करना अम्ल में, ऑक्सीकरण कर दो अम्लीय सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा। तो चलो ये बन गया, यहाँ पर लिख दिया हमने अम्लीय Na2Cr2O7 और H2SO4। ये ध्यान देना, कोई भी एल्डिहाइड हो, चाहे वो एलिफैटिक एल्डिहाइड हो, चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, अगर उसका अम्लीय सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकरण होगा तो हमेशा वो एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, एसिड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, O, तो ये वाला O इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा बेंजोइक अम्ल, COOH, बनाइए, बेंजोइक अम्ल बन गया। अब इस बेंजोइक अम्ल को बदलने किसमें, बेंजीन में। तो इसको बेंजीन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, अम्ल है, और किसी भी अम्ल की जब धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो चलो पहले इसकी हम अभिक्रिया करा दें, किसके साथ में, सोडियम धातु के साथ। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया हो गई, तो जब सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया हो जाएगी तो यहाँ से H2 निकलेगा। तो H2 निकलने के लिए जब इसको बैलेंस के रूप में हम फिर से यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको पहले क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो जब 2 करेंगे तभी तो H2 निकलेगा, यानी कि यहाँ से जब सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया किया तो यहाँ पर ये H2 क्या हो गया, निकल गया। अब अच्छा, यहाँ पर जब 2 रहेगा तभी तो H2 निकलेगा, तो सोडियम भी कितना रहेगा, 2। तो यहाँ पर बन जाएगा C6H5COO, और ये Na तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो ये Na लग गया।
और जब इसको बैलेंस में लिखोगे तो यहाँ पर 2 लगा दोगे, यहाँ पर भी 2 लगा दोगे और यहाँ पर भी 2 लगा दोगे, तब बैलेंस हो जाएगी ये। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट हो गया ये। अब सोडियम बेंजोएट की सोडा लाइन से क्रिया करा दो, जैसे तुमने एल्केन बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ी थी, तो सोडियम बेंजोएट बन गया। अब इस सोडियम बेंजोएट की सोडा लाइन यानी कि NaOH और CaO से अभिक्रिया जब होगी तो यहाँ पर इसको जोड़ देना है, ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन गया, Na2COO और एक O जुड़ गया तो Na2CO3 हो गया, और ये वाला H यहाँ प्रतिस्थापित हो गया तो यहाँ पर हमारा ये बन गया बेंजीन बन गया, और साथ में Na2CO3 बनाइए। अब जब तुमने बेंजीन बना लिया तो बेंजीन का हैलोजनीकरण कर दो, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और क्लोरोबेंजीन की फिर कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करा दो, डाउ अभिक्रिया, तो फिनॉल बन जाएगा। क्या किया? अभिक्रिया जोड़ा कि नहीं जोड़ा? तो पहले तुमने टालून लिया, टालून से बेंजल्डिहाइड बनाया, ये अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया है। फिर उसके बाद तुमने एल्डिहाइड का क्या कर दिया? ऑक्सीकरण कर दिया, अम्ल बन गया, ठीक है। और इस अम्ल की नहीं, ये ध्यान रखना, किसी भी अम्ल की, चाहे वो किसमें, इसमें से वी कार्बोक्सिलीकरण करा सकते हो, निर्जलीकरण नहीं होगा, वी कार्बोक्सिलीकरण। इस अभिक्रिया में एक स्टेप और कर सकते हो यहाँ से, अगर तुमको ये वाले स्टेप में नहीं जाना है, सीधे इसका वी कार्बोक्सिलीकरण कर दो, यानी कि -CO2 निकल गया ये, तो ये वाला H यहीं पर प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन। तो फिर तुमको ये स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब उसी के आगे तुम बढ़ा दो, ठीक है। बात समझ में आ गया? नोट करो। इधर से भी, इसमें हम इधर से भी जा सकते हैं और इस वाले स्टेप में भी जा सकते हैं, जो तुमको सही लगे, लेकिन आना तुमको दोनों चाहिए, हर तरह से आना चाहिए, हर एंगल से आना चाहिए। बंद करो।